તો બુલેટિનમાં સીધા પહેલા જઈએ ન્યૂઝ 18ના વિશેષ કાર્યક્રમ ચોપાલમાં, જ્યાંથી જેપી નડ્ડા જોડાઈ રહ્યા છે। तो मैं उस राइजिंग इंडिया के गोल को हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं अपने अपने तरीके से। वे बहुत ही अच्छी बात है। प्रजातंत्र और पॉलिटिक्स की दृष्टि से हम देखें तो सभी या लंबे समय तक सरकारों में रहे लोग, सभी ने गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, इनकी बातचीत की और इनके बारे में चर्चाएं की। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें और आंकड़ों के साथ साथ परफॉर्मेंस को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब मुसीबत में रहा, पिछड़ा आगे नहीं बढ़ पाया, और जो सरकारें रही पीछे केंद्र सरकार में लंबे समय तक, उसमें किसान की दृष्टि से भी जो उसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता थी वह नहीं रहा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्कीम्स में एक बहुत बड़ा पीपल एंड गवर्नमेंट, इसके बीच में बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल रहा और बिचौलियों का बोलबाला भी रहा। और बिचौलियों के बोलबाले से स्कीम्स का जो नेट लास्ट माइल डिलीवरी थी, दैट वाज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। ये हमने देखने को हम सबको मिला। और एक समय प्रधानमंत्री लेट स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही कह दिया कि 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 तो रह जाता है रास्ते में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि एक डिकेड ऐसा आया विच वॉज अ डिकेड ऑफ स्कैंडल्स। 2004 से 2014 तक अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के साथ कुल मिलाकर के घोटाले, स्कैंडल्स और 12 लाख करोड़ रुपए। अब वो आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है, लेकिन 12 लाख करोड़ रुपए की बात एक आती है। तो इस तरीके की परिस्थिति हम सब लोगों को देखने को मिली। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आने के बाद देश की स्थिति को अगर हम ध्यान में लेकर के चले तो बहुत सी चर्चाएं होती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद राजनीति की संस्कृति, उस राजनीतिक संस्कृति को परिवर्तित किया नरेंद्र मोदी जी ने। इस बात को हमको समझना चाहिए। He changed the political culture of the country. And when I say this, I don't say because he's our party's leader, but he's the leader of the nation and he's the prime minister and he's internationally acclaimed also. But I say on facts. आप बताइए, आप 2014 के पहले पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर देख लीजिए, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों का। वोट बैंक, डिविजिव पॉलिटिक्स, नॉन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नेवर एन इशू, नेवर एन एजेंडा। और अब 2014 के बाद की आप संस्कृति देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी विकास, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, इसकी चर्चाएं करने लगी। हु टॉट देम? इट वॉज नरेंद्र मोदीज पॉलिटिक्स। उसकी संस्कृति ने आज पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर कर दिया है कि वो वोट बैंक के पॉलिटिक्स से करते तो अभी भी वही हैं, लेकिन कम से कम चेहरा बदलने की कोशिश की है और डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। यह पॉलिटिकल कल्चर हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, आप जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक चले जाइए। आज प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक तरफ आइडियोलॉजिकल बेस्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विद काडर बीजेपी खड़ी है, सामने मुकाबला कौन कर रहा है? ऑल पार्टीज विच रिप्रेजेंट डायनेस्टी एंड फैमिलीज, नेशनल एज वेल एज रीजनल पार्टीज। ये हमारे लिए अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसकी गहराइयों को पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एनालिसिस्ट के रूप में हमको समझने की आवश्यकता है। आप जम्मू कश्मीर उठाइए, आप हरियाणा उठाइए, आप उत्तर प्रदेश उठाइए, आप तेलंगाना उठाइए, आप आंध्र प्रदेश उठाइए, आप तमिलनाडु उठाइए, सब जगह आपको फैमिलीज मिल जाएंगी। अब महाराष्ट्र भी आजकल फैमिलीज की तरफ चल पड़ा। यानी ये जो पॉलिटिकल कल्चर में फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यह एक बहुत बड़ा
एक चैलेंज बन गया है। और उस चैलेंज, और मैं ये कहूंगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में देयर इज ए कॉन्शियस एफर्ट कि हम वंशवाद को से पार्टी को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं, और उसके लिए हमने कॉन्शियस एफर्ट किया है। अंदर अपनी पार्टी के अंदर भी उन सारी चीजों को आगे ठीक और रेक्टिफाई करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बात को हमको समझना चाहिए कि एक लोकतंत्र के लिए जो चैलेंज हमारे सामने है, और मोदी जी के नेतृत्व में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के आगे हम लोग बढ़े, तो उस थॉट प्रोसेस को अगर हम देखें तो वो अनफोल्डमेंट कैसे हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपने आप को जो बोले, आजादी से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल यात्रा क्या रही है, उसको हमको समझना चाहिए। व्हाट हैज बीन द आइडियोलॉजिकल पाथ विच दे हैव टेकन। आपको ध्यान में आएगा कि इट्स बिट्स एंड पीसेस। जब जो चल गया, जब जो नारा चल गया, उसको चला लिया, लेकिन देश को आगे 20 साल बाद क्या आवश्यकता होगी और हमको किस रास्ते पर जाना है, ये नहीं था। और तभी मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आई रिप्रेजेंट अ पार्टी विच इज आइडियोलॉजिकल बेस्ड, कार्डर बेस्ड एंड ए नेशनल पार्टी, एंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजी। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप कहेंगे हमारा रास्ता क्या है? हमारा रास्ता है, अब उस समय हमको 1960s में लोग कहते थे व्हाट इज योर इकोनॉमिक प्रोग्राम, व्हाट इज योर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। हम कहते थे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ये माइक्रो लेवल्स के बारे में चर्चा करने से पहले हमको अल्टीमेट पाथ तय करना है। और अल्टीमेट पाथ क्या था? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद क्या था? जिसमें पेट, मन, बुद्धि, आत्मा सबका बैलेंस होकर के हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति के साथ खड़ा हो सके, एक हेल्दी सोसाइटी बने, इसकी चिंता करना ये हमारा काम है। उसी का अनफोल्डमेंट क्या हुआ? अंत्योदय। उसी का अनफोल्डमेंट क्या हुआ? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर के आगे बढ़े। तो दिस इज एन अनफोल्डमेंट, और उसी में से ये सारे प्रोग्राम, स्कीम्स और ये सब कुछ जो निकला वो। તો ન્યૂઝ 18 ઇન્ડિયા દ્વારા જે પ્રોગ્રામ ચોપાલ આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સંબોધન કરી રહ્યા હતા। અને હવે જોઈએ આજના અન્ય સમાચાર। તો રાજ્યમાં ફરી એક વખત કોરોના કેસમાં વધારો નોંધાયો છે। રાજ્યમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના 50 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં સૌથી વધુ અમદાવાદમાં 15 કેસ નોંધાયા છે, વડોદરામાં 10 કેસ સામે આવ્યા છે, તો સુરતમાં 7 અને રાજકોટમાં 5 કેસ સામે આવ્યા છે। તો કોરોનાથી વધુ એક દર્દીનું મોત નીપજ્યું છે અને વધુ 24 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે। જામનગરમાં દક્ષિણ આફ્રિકાથી આવેલી એક વ્યક્તિનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા આરોગ્ય વિભાગ દોડતો થયો છે, કારણ કે હાલ ઓમિક્રોન નામના વેરિયન્ટ આફ્રિકામાં સૌથી વધુ પ્રસર્યો છે। ત્યારે જામનગર આવેલી આ વ્યક્તિને પણ નવા વેરિયન્ટનું સંક્રમણ છે કે નહીં તેની પુષ્ટિ કરવા માટે સેમ્પલ પુણેની લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા છે, જ્યાં ચકાસણી બાદ વેરિયન્ટને લઈને હકીકત સામે આવશે। ઓમિક્રોનને ગુજરાતમાં પ્રવેશતો અટકાવવા હાલ રાજ્યમાં સઘન ટેસ્ટિંગ કરાઈ રહ્યું છે, કારણ કે દેશમાં કર્ણાટકમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટના 2 કેસ સામે આવી ચૂક્યા છે। હવે દરેક વ્યક્તિએ સાવધાન રહેવું અતિ જરૂરી બની ગયું છે, કારણ કે કોરોનાના ભયાનક ગણાતા ઓમિક્રોન વેરિયન્ટની ભારતમાં એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે અને કર્ણાટકમાં એક જ દિવસમાં 2 કેસ સામે આવ્યા છે। જે ડર હતો એ જ થયું। ખતરનાક ગણાતો અને 5 ગણી ઝડપથી ફેલાતો કોરોનાનો ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ ભારતમાં ઘૂસી ગયો છે। કર્ણાટકમાં એક 66 વર્ષીય અને બીજા 46 વર્ષીય પુરુષ ઓમિક્રોન વેરિયન્ટથી સંક્રમિત થયા છે। પરિણામે અહીં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે અને તેમનું ચુસ્ત મોનિટરિંગ પણ કરાઈ રહ્યું છે। अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं। ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है। આ તરફ ગુજરાતમાં કેન્દ્રના આદેશ પ્રમાણે 12 અલગ અલગ દેશમાંથી આવતા પ્રવાસીઓના RT-PCR ટેસ્ટ કરાઈ રહ્યા છે। સાથે જ તેમને ક્વોરન્ટાઇન રહેવા માટે પણ સૂચના અપાઈ રહી છે। RT-PCR ટેસ્ટિંગ પણ વધારીને 70,000 થી 75,000 કરી છે। એનું પણ અમારી પાસે પૂરતો સ્ટોક છે અને એ પણ
સતત જે છે એમાં વધારો કરીને કોઈપણ રીતે કોઈપણ જગ્યા સંક્રમણ છૂટાછવાયા સિવાય ગ્રુપમાં ન થાય એની પર પણ સતત વોચ રાખવામાં આવી રહી છે. ઓમિક્રોન વેરિયન્ટે દુનિયામાં તરખાટ મચાવ્યો છે. દુનિયાના 29 દેશોમાં ફેલાઈ ચૂક્યો છે, જેમાં સૌથી ઘાતક અસર દક્ષિણ આફ્રિકા, બોત્સવાના, જર્મની અને ઘાના જેવા દેશોમાં જોવા મળી રહી છે. આ વેરિયન્ટ પર રસી અસર કરે છે, કેમ કે એને લઈને હજુ પણ સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ હકીકત એ છે કે આ નવા દુશ્મનને હરાવવો હશે તો ફરી એક વખત સૌ લોકોએ માસ્ક, ડિસ્ટન્સ અને રસીકરણને પ્રાધાન્ય આપવું પડશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. રાજ્યમાં બેવડી ઋતુ છે. વરસાદી માહોલને કારણે લઘુત્તમ તાપમાન ઘટ્યું છે તો વરસાદની સાથે ઠંડી વધતા લોકો ઠૂંઠવાયા છે. રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ વરસાદી માહોલ રહેશે. આગામી 48 કલાક દક્ષિણ ગુજરાત માટે ભારે છે. હવામાન વિભાગે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. તો સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠા વિસ્તારોમાં આજે ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 3 ડિસેમ્બરથી સૌરાષ્ટ્રમાં વાતાવરણ સ્વચ્છ થઈ જશે. વરસાદી માહોલને લઈ ઠંડીનો ચમકારો વધ્યો છે. હવામાન વિભાગના મતે લઘુત્તમ તાપમાન 2 થી 4 ડિગ્રી ઘટી શકે છે. આગામી દિવસમાં ઠંડી વધશે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 16.9 ડિગ્રી નોંધાયું, જ્યારે નલિયામાં લઘુત્તમ તાપમાન 15.2 डिग्री नोंधाયું. कि अभी 5 दिन में अभी गुजरात रीजन में हम डे 1 वाइड स्प्रेड था, कल रियलाइज था और आज हम स्कैटर्ड एक्सपेक्ट करें. साउथ गुजरात में और ईस्टर्न गुजरात में ज़्यादा बारिश का चांस है बट और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी दिया है गुजरात रीजन में ही. मोस्टली हम ईस्ट साइड में हम एक्सपेक्ट करें, लाइक दाहोद उसी एरिया में एक्सपेक्ट करें. और सौराष्ट्र कच्छ में डे 1 आइसोलेटेड है और गुजरात रीजन देखें डे 2 में थोड़ा लाइट रेन एक्सपेक्ट करें आइसोलेटेड साउथ गुजरात एरिया में. और उसके बाद सभी एरिया ड्राई है नेक्स्ट 5 डेज तक. પાછલા 2 દિવસથી વાતાવરણના પલટાને કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ છે. અમદાવાદ, સુરત, સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા. હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના પણ આપી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે 2 દિવસ બાદ રાજ્યમાં 2 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન ઘટવાની શક્યતા છે. વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.